रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर योगेश सिंह जी को कि वो अपना प्रधान की वक्तव्य दें। ऐसे योगेश। नमस्कार। आदरणीय सतीश महाना जी, ऑनरेबल स्पीकर उत्तर प्रदेश विधानसभा, डॉक्टर के एच जवाहर, फॉर्मर वाइस चांसलर गुरुजम्पेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर जगमोहन सिंह, श्री किरणजीत सिंह जी, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डॉक्टर विकास गुप्ता, प्रोफेसर पायल मानो, प्रोफेसर रजनी अभी, there are good number of vice chancellors here, Professor Singh, Dr. Vice Chancellor, Dr. B.R. Ambedkar University, Delhi, Professor Rajkumar Mittal, Chaudhry Bansirlal University, Bhiwani, Professor S.K. Tomar, Vice Chancellor, J.C. Bose University of Science and Technology, Professor Tankeshwar, Vice Chancellor, Central University of Haryana, Professor Shakti Kumar, Vice Chancellor of SDGI Global University, Dr. M.N. Ranga, other respected members of the Legislative Assembly Uttar Pradesh, distinguished academicians, invited guests, head and deans of the University of Delhi, and my dear friends. Good morning to all of you. Very good morning. अभी जवाहर साहब जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था, अभी आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए। पहले तो आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छे 75 वर्ष पूरे हुए। 5 अगस्त 2022 का उल्लेख किया जवाहर साहब ने कि 5 अगस्त 2022 को यमुनानगर में 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ जो कि जवाहर साहब ने लिखी। एक उत्तर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, दूसरा रीति सूफी अम्पा प्रसाद के ऊपर, तीसरी स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं का योगदान। तीनों पुस्तकें थी और जवाहर साहब ने उस समय कहा कि आजादी के 75 वर्ष में मेरा ही आजादी के लिए योगदान है। एक लेखक का, एक प्राध्यापक का इससे अच्छा क्या योगदान हो सकता है। लेकिन उसी समय सतीश महाराज ने रिक्वेस्ट करी कि आपने उत्तर भारत के क्रांतिकारियों पे लिखा, तो उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों पे भी आप लिखो। देखिए, कहना तो एक बात है, इन्होंने कहा, इन्होंने माना। कई बार हम कह भी देते हैं और मान भी लेते हैं, चीज हो नहीं पाती। लेकिन आज का दिन 13 जून 2023, अभी कितने दिन हुए? 10 महीने, करीब 300 दिन हुए हैं। किताब छप भी गई। इन्होंने 200-250 दिनों के अंदर 2 वॉल्यूम की किताब बना दी। यानी जवाहर साहब हम सबसे कितने अलग हैं। क्या जवाहर साहब उन्होंने खुद ही बताया कि 87 इयर्स की उम्र। मैं तो उम्र बताने में थोड़ा हिचक रहा था, पर उन्होंने खुद ही बता दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 87 इयर्स की उम्र है। दिखता भी कम है, चलने में भी दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो इनमें है ना, जो ये फिर भी कर गए कि 200 दिन के अंदर किताब बना दी। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, मेहनत है, समर्पण है, कुछ नया करने की हिम्मत है, और एक फोकस्ड अप्रोच है जो जवाहर साहब को जवाहर साहब बनाती है। अदरवाइज रिक्शा पुलर से कोई वाइस चांसलर नहीं बनता। तो वो नहीं जानते होंगे कि जवाहर साहब जगाधरी में रिक्शा चलाए करते थे, वहां से ये जर्नी शुरू हुई। ऐसे विलक्षण जर्नी जो है, कितने लोगों को प्रेरणा देती होगी। कहना सुनना, कहानियों में लिखना आसान है, ऐसे जीवन को जीना और पाना ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें ईश्वर की कृपा तो रहती ही है, लेकिन जो लगन, मेहनत, समर्पण, फोकस्ड अप्रोच है, उसी कारण से केवल 200 दिनों के अंदर ये 2 किताबें और आई हैं। और किताबों में इन्होंने क्या लिखा है? जब मैं इसका देख रहा था, इन्होंने कहा कि किताब समर्पित है क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, तो है ही, लेकिन फिर लिखते हैं कि मेरी मां श्रीमती ईश्वर देवी जौहर को, जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर मुझे पढ़ाया, लिखाया और इस लायक बनाया कि मैं कुछ लिख सकूं। आज भी यदि एक बच्चा 87 इयर्स की एज में माँ को याद करता है, माँ के प्रति जो भाव है, ये भाव को अलग करता है हम सभी से, कि आज भी उनके मन में जो भाव है वो कृतज्ञता हमें होनी चाहिए। ये तो एक वाइस चांसलर की कहानी है, ये एक रिक्शा चलाने वाले की भी कहानी है, ये एक प्रिंसिपल की भी कहानी है, और एक ये अध्यापक की भी कहानी है।
कितने लोगों को प्रेरणा देती है और कितने लोगों को हौसला देती है। यदि हमारे पास जीवन में कुछ भी नहीं है लेकिन मेहनत है, जज्बा है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। राजकुमार मित्तल जी ने ठीक कहा कि जब जौहर साहब वाइस चांसलर हुए, हम थोड़े से लोग थे जो लीडर आए। सही बात है, प्रोफेसर अनु बैठी हैं, राजकुमार जी हैं, तोमर जी हैं और 3-4 लोग होंगे। ये सारे के सारे लोग आज वाइस चांसलर हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर। हम तो उस समय सोचा करते थे, एक छोटे से कमरे में बैठते थे, बहुत सारे काम किया करते थे। और जैसा इन्होंने कहा कि बड़ी विपरीत परिस्थिति थी, परिस्थिति ऐसे विपरीत थी कि जब जौहर साहब वाइस चांसलर हुए और विश्वविद्यालय बना तो एक पार्टी की सरकार थी, और थोड़े दिन बाद सरकार चली गई और जो मुख्यमंत्री बन गए उन्होंने विधानसभा में इस विश्वविद्यालय के बनने का विरोध किया था। तो विश्वविद्यालय की बुनियाद पर, विश्वविद्यालय के आगे बढ़ने पर जो संकट था, ऐसी घड़ी में हमने अपने लीडर को जिस तरह काम करते देखा, हमने उनसे सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को कैसे चलाया जा सकता है और कैसे उसमें से बचाया जा सकता है। हमने भी बहुत सीखा, हमें भी कई बार विपरीत परिस्थितियां जिंदगी में मिली होंगी, तो हम याद करते थे जौहर साहब के घर पे जब चाय पीते हुए कि किस तरीके से इन परिस्थितियों में आगे बढ़ा जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने वो चीज देखी है और उसके गवाह हैं कि कैसे बचाया जाता है। और आज वो विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। प्रोफेसर लंकेश्वर वहां के वाइस चांसलर भी रहे 2 टर्म में। इतना अच्छा, इतना आगे, इतना बड़ा बना, उसकी बुनियाद में जौहर साहब की समझ, मेहनत छुपी हुई है। मैं उसके लिए भी उनका वाजपेयी जी ने एक बार लिखा था कि मेरी इच्छा है कि अंतिम दस्तक तक अपने घर का दरवाजा मैं खुद खोलूं। ऐसा वाजपेयी जी ने कहा। ईश्वर ने उनको ये मौका दिया, पर शायद वो ये कहना चाहते होंगे कि अंतिम दस्तक तक अपने घर का दरवाजा मैं खुद खोलूं। इसी तरीके से जौहर साहब, मैं मानता हूं कि इन्होंने जो दरवाजा खोलने की बात है, हमारे मनों के दरवाजों को खोलने का काम किया है कि किस तरीके से जो है अच्छे मन का निर्माण हो सकता है किताबों के माध्यम से। ये किताबें उसी श्रृंखला की कुछ उपलब्धियां हैं और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जौहर साहब और आगे लिखें, खूब अच्छा लिखें, मनों को खोलने का काम करें। अभी थोड़ा कम दिखता है, पर दिखता है इनकी इच्छा शक्ति और इनकी समझ और जो मन है वो अभी भी वैसा ही है। इसी कारण से और वो सशक्त बने, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। एक और बात मन में आती है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर पुस्तकें आवश्यक क्यों है? क्या जरूरत है कि 75 साल की आजादी हो गई, अब तुम गुलाम होने वाले नहीं, ना ही हमको कोई अब कुछ होने वाला है, ऐसा मान के चलते हैं, तो हमको इसकी आवश्यकता क्या है? मुझे नहीं पता कि अमेरिका को कितनी आवश्यकता है, चाइना को कितनी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता जापान को है। प्रदीप ने गीत लिखा और लता मंगेशकर ने उसको गाया। हम सब उस गीत को जानते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भरो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उसके बाद आगे वो कहते हैं, तुम भूल ना जाओ उनको, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। ये जो भारत है ना, भारत के लोग हैं, इन्हें भूलने की बहुत आदत है। ये देश थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है और थोड़ा साल हो जाए तो सो जाता है देश, वरना 1000 साल की गुलामी हो जाए उस देश की जो कि जिसमें प्रतिभा थी, सब कुछ था इसके पास में, फिर भी 1000 साल की गुलामी इस देश ने की है। कोई तो कमी इस देश के समाज में होगी, बहुत सारी होंगी, पर एक जो कमी है वो ये है कि देश को भूलने की बहुत आदत है। तो ये जो जगाने का काम है, इस कारण से अपने देश के लोगों को बार बार बताना पड़ता है। पुस्तकें उसका माध्यम है बताने की। व्यक्ति का जीवन छोटा है, पुस्तकों का जीवन बहुत लंबा है, और यदि वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के ऊपर है, उनके योगदान के ऊपर है कि नई पीढ़ी को हम बताते चलें कि आने वाली पीढ़ियों को कि ये सब इतना आसान नहीं था। हम सब टीचिंग से जुड़े लोग हैं। आज ग्राउंड रियलिटी थोड़ी चेक कीजिए ना। आप अपनी क्लास में एक क्वेश्चन दीजिए और बच्चों से पूछिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे। आप 4-5 नाम दीजिए उनको, गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे। अभी झलकारी बाई का उल्लेख हुआ, दुर्गा भाभी हैं, बहुत सारे क्रांतिकारियों के ऐसे नाम आपको मिलेंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन का जौहर साहब ने नाम लिया, मंगल पांडे का नाम लिया, मदन मोहन मालवीय, राम प्रसाद बिस्मिल, लक्ष्मी सेन, ऐसे कितने लोग। आप जरा एक बार एक क्वेश्चन बनाइए और बच्चों को सर्कुलेट कीजिए, कौन थे जरा बताएं। हो सकता है कुछ बच्चे 2-4 ठीक बता दें, हो सकता है कुछ लोग थोड़ा ज्यादा भी बता दें, पर शायद बहुत कम बच्चे इसमें पास होंगे। जरा एक्सपेरिमेंट करके देखिए आप भारत में, क्योंकि 75 वर्ष की आजादी के बाद देश बहुत आराम से सो गया है।
कि इसकी कोई खास हमें आवश्यकता है नहीं। आप करिए तो आपको पता लगेगा कि इसकी कितनी आवश्यकता है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश के ये कवि हुए हैं और राजनेता भी रहे, आप जानते होंगे सब, उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह की एक कविता की कुछ लाइनें हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी सोचा करता हूँ, कभी कभी सोचा करता हूँ वो बेचारे चले गए, हम लोगों के जीवन में खुशियां लाने के चक्कर में चले गए, जो धरती माँ में शीश गड़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे उनके हृदय से हुए। वो जो हृदय में भाव, उनके प्रति मान सम्मान का जो भाव है, ये कम हो गया और हमारे बच्चों में कम हुआ। जब हमारे बच्चे नहीं जानते तो उनके बच्चे कैसे जानेंगे? इस पर एक सतत प्रयास की आवश्यकता है, जो एक इसी कारण से कभी सोचा नहीं था कि 75 वर्ष की आजादी के बाद अपनी चिंता करने वाले देश में बढ़ जाएंगे, देश की चिंता करने वाले कम हो जाएंगे। हर एक को अपनी चिंता है, अपनी चिंता है, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या। ये देश रहेगा तो नहीं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आजाद साल गुलामी की है, हम ये भूल क्यों जाते हैं? इस कारण से वो जो भाव का निर्माण अपने अंदर करें, अपने बच्चों के अंदर करें, ये प्राध्यापकों की और विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी है कि देश प्रेम से भरे नागरिक और हम मन तैयार करें। ये पुस्तकें उसमें भूमिका अदा करेंगी, उसमें आज भी काम आएंगी, कल भी काम आएंगी, परसों भी काम आएंगी। एक और, क्योंकि भगत सिंह के भतीजे भी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप आए हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ विश्वविद्यालय की तरफ से। आप यहाँ आए हैं तो जिस जगह आप बैठे हैं, यहां से ब्रिटिश राज चलता था। 1911 में जब कलकत्ता से राजधानी यहाँ पे आई, यहाँ, और 1931 में जब गई राष्ट्रपति भवन गई, तो ब्रिटिश राज इसी जगह से चलता था। आज आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ न जाने कितने निर्णय हुए होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इस हॉल के अंदर। इस हॉल में न जाने कितने ऐसे डिसीजंस हुए होंगे जो हमारे लिए ठीक भी रहे होंगे और नहीं भी रहे होंगे। इस हॉल के नीचे एक सेफ हाउस है ब्रिटिश का, उसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि सेफ हाउसेस के उल्लेख नहीं होते। सेफ हाउस के उल्लेख नहीं होते, इसकी मिलता नहीं है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप आए हैं तो उस सेफ हाउस को देखकर जरूर जाइए। बिल्कुल पास में ही है, साथ ही में इसके नीचे। यानी सोचिए ब्रिटिश ने कैसा प्लान किया होगा कि वॉयसराय के घर के नीचे सेफ हाउस था। उसकी एक सुरंग, ऐसा कहा जाता है कि लाल किले तक जाती है, दूसरी सुरंग और कहीं जाती है। यानी निकलने के रास्ते थे। और भगत सिंह को जब असेंबली के अंदर उन्हें बॉम्ब मारा और उनको पकड़ा गया, तो इस सेफ हाउस में वो लेकर आए। ये हमारे लिए श्रद्धा की जगह है, ये हमारे लिए प्रेरणा लेने की जगह है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस सेफ हाउस को जरूर देख के जाइए। उस जो ब्रिटिशर्स ने उस समय बनाया था कि कोई ये आजादी इतनी आसान नहीं थी। आपके मन में भाव जरूर आएगा जब आप सेफ हाउस को देखेंगे। एक ही घटना को उल्लेख और करूंगा। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा, गुजरात में जन्म हुआ, मांडवी में उनका बहुत योगदान है, उसका उल्लेख नहीं करना। उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में बनाया, इंडिया हाउस बनाया लंदन के अंदर, और भारत से जो बच्चे पढ़ने जाते थे उनको हर तरह की सुविधा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने देने का काम किया। सावरकर की मदद करी, मदनलाल ढींगरा की वहां पे मदद करी। जो परेशानी में भारत का बच्चा आया, इंडिया हाउस ने उसकी मदद करी। जिसको बनाने वाले, चलाने वाले, संभालने वाले, सहेजने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। उनका बहुत भारी योगदान है। उनकी मृत्यु हुई 31 मार्च 1933 को, जेनेवा में उनकी मृत्यु हुई। उस देशभक्त ने क्या था, पैसे वाले थे, उनको पैसे की उतनी कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी अस्थियों को रखवाया और 200 साल के लिए उसके पैसे दिए कि अस्थियां यहां पे रखी रहें। जब भारत आजाद हो, इन 200 साल में कभी भी हो, कोई भारत से जरूर आएगा मेरी अस्थियों को लेने, तब मांडवी में इनको प्रवाहित कराना। जेनेवा में वो ये करके गए। ये देश हो गया। 56 साल निकल गए आजादी के, किसी को श्यामजी कृष्ण वर्मा याद नहीं है। अस्थियां वही रही, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनको तो पैसे मिले हुए थे। लेकिन मैंने कहा ना, इस देश को, जो हमारे देश को हमको भूलने की जो आदत है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां वहां हैं, वो भूल गए। 2003 में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसके प्रयास शुरू किया। और उसके बाद गुजरात की सरकार वो अस्थियां लेकर आई भारत के अंदर। 2003 में आई, प्रयास 2002 में।
इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां ये देश भूलता है, और दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और अनेक विश्वविद्यालयों में मोहम्मद इकबाल को भरपूर पढ़ाया जाता है। आपको जानकारी होगी, अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी मोहम्मद इकबाल को हमने बाहर किया यूनिवर्सिटी, यानी जिसने फिर उसमें भी तर्क हुआ एकेडमिक काउंसिल के अंदर, लोगों ने कहा कि उसने तो सारे जंग से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा और आपने उसको इससे बाहर निकालने की सोच की। अरे उसने लिखा जरूर था, माना थोड़ी उसको। पाकिस्तान की नींव बनाने वाला, पाकिस्तानी की को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाला और हमारे देश का विभाजन कराने वाला मोहम्मद इकबाल, उसको भारत में पढ़ाने की क्या जरूरत है? लाहौर एयरपोर्ट का नाम तो है ही ना उसके नाम पे, पाकिस्तान का वो नेशनल हीरो है ही ना। यानी दूसरों के हीरो तो हमें निकालने में दर्द आया, अपने हीरो की अस्थियां पड़ी रह गई, वो भूल गए। वो तो कमी हुई ना भारत के मन में। उस भारत के मन को बनाने में जो जौहर साहब का एक योगदान किताबों के माध्यम से है, हमको उससे प्रेरणा लेके अपनी अपनी भूमिका देखनी चाहिए। और फिर एक और बात, दूसरी जुड़ी हुई बात है कि सावरकर से परहेज, सावरकर से परहेज। 12 साल अंडमान में वो, आप देख के आइए अंडमान में किस तरीके से 2 जन्म की सजा हुई उसको। जौहर साहब ने भी कहा अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में इनके भी होगा कि मैं उसकी बात की उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं जौहर साहब बाद में भी उसने कुछ नहीं किया, सब स्ट्रेटेजी किया, देश के लिए किया। बाद में भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया अपने जीवन में जिससे कि किसी देशवासी का शर्म से झुक सके। इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय किया कि सावरकर को विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाया जाएगा। सावरकर के मानव बदलते भारत में ये नई कलिबर का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है, जिसको 2047 तक प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे। जब डेवलप्ड नेशन बनेंगे तो आज जो पीढ़ी इस विश्वविद्यालयों के अंदर है, आज जो पीढ़ी इस विश्वविद्यालय के अंदर है, उनको अच्छा नागरिक बनाना, देश प्रेम उनके अंदर भरकर रखना ही हमारा काम है। क्योंकि 47 में वो लोग पॉलिसी में बैठे होंगे, 47 में वो राजनेता होंगे, 47 में वो बड़ी बड़ी पोस्ट इन बच्चों के पास होंगी, हमारे पास नहीं होंगे, हमारे बच्चों के पास विश्वविद्यालय में है। तब देश को संभालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। ये देश 2047 में जब होगा, डेवलप्ड नेशन होगा, ये मेरा भी दृढ़ विश्वास है, लेकिन खतरे तब ज्यादा होंगे क्योंकि ऊंची इमारत होगी। जब 1000 साल की गुलामी आई, उस समय के पैरामीटर से हम डेवलप्ड नेशन ही थे, हमारे पास 36% की जीडीपी, सब अच्छा था, फिर भी हुए ना, नहीं दोबारा ही हो जाएगा, जिसका खतरा 47 के बाद आएगा, आज नहीं आएगा। उसके नागरिक तैयार करने की हमारी जिम्मेदारी है। और अगर 47 में हुआ, उसके गुनाहगारों की जो लिस्ट बनेगी इस समय के सारे प्राध्यापकों को, उसमें नाम लिखा जाएगा उन गुनाहगारों में कि हम अपनी भूमिका ठीक से निभा नहीं पाए। 47 के बाद में अगर भारत के साथ कभी भी संकट आया तो इतनी बड़ी भूमिका प्राध्यापकों को मिली है जो हमें निभानी चाहिए। इसी कारण से जब इस तरह की किताबें लिखी जाती हैं, और जब मुझे पता लगा कि जौहर साहब ने लिखी है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इसका लोकार्पण होना चाहिए। जिस कारण से हमारे बच्चों को, हमारे उनको कुछ प्रेरणा मिले। और इससे अच्छी क्या जगह हो सकती है जहां ब्रिटिशर्स बैठते थे जिन्होंने हम पे राज किया। आज उनकी भूमिका क्वेश्चन मार्क करते हुए ऐसी पुस्तकें हमारे पास आती हैं, हमें पढ़ें, हमें प्रेरणा दें। ईश्वर करे कि जौहर साहब और अच्छी किताबें लिखें, उनको बहुत अच्छी उम्र से। तो आप सबका बहुत बहुत आभार।